कांग्रेस और बीजेपी ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, ये भूपेंद्र हुड्डा नहीं है, ये बीजेपी के गुड्डे हैं, ये बीजेपी का गुड्डा है। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, उनसे अभी तक एक बार भी पूछताछ क्यों नहीं हुई है 2 FIR होने के बावजूद, ये मूल सवाल है। क्या वो कानून से ऊपर हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठेगा, इसलिए उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी। और दूसरा जी नाना साहब, काफ़ी दिनों से जो पहलवान है वो दिल्ली में जंतर मंतर धरने पर बैठे हैं, तो ऐसे में वहाँ पे आपकी सरकार है, आप किस तरह की मदद उनकी कर रही है? देखिए, हमारा तो पूरी तरह से इस मुद्दे पे पहलवानों को समर्थन है। और इस वक्त हम हरियाणा में गांव-गांव में जाके, गांव में, पंचायतों में गांव का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहलवानों का मुद्दा है उसको लेकर के, और जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के। पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम इस पर राजनीति नहीं करेंगे और किसी तरीके का राजनीतिक आंदोलन नहीं करेंगे। पार्टी के झंडे के नीचे, पार्टी के बैनर के नीचे कोई इस पर किसी तरीके का प्रदर्शन या आंदोलन नहीं किया जाएगा। लेकिन हम अभी तक करीब 600 गाँव में हरियाणा के पंचायत कर चुके हैं, जिसमें गाँव के लोगों का समर्थन मांग चुके हैं और गाँव के लोगों को ये कह चुके हैं कि स्थानीय स्तर पर अपनी योजना बनाएं, ताकि अगर 21 तारीख तक का जो समय, चाहे वो खाप पंचायतें हों, चाहे वो किसान संगठन हो, पहलवान हो, उन सब ने मिल के दिया हुआ है, 21 तारीख तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है या जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती हैं, तो फिर उसके बाद आगे जो भी कॉल दिया जाएगा उसके लिए स्थानीय स्तर पे, गांव के स्तर पे तैयार रहना चाहिए सब लोगों को। ऐसा हम पंचायतों में जाके निवेदन कर रहे हैं, गांव के लोगों से आपस में कह रहे हैं कि विमर्श करें और किसी पार्टी का मुद्दा ना समझ के इसको, या इसको किसी भी राजनीतिक तरीके से ना देख करके अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई के रूप में इसको देखें। और इसका बहुत स्वागत जहाँ जहाँ हम पंचायत कर रहे हैं, आज भी अभी मालवी में हम पंचायत में हिस्सा लेके आए हैं और शाम को छात्र जा रहे हैं, वहाँ पे पंचायत का आयोजन किया गया है। तमाम लोग इसको बहुत संजीदा तरीके से इस पूरे मुद्दे को ले रहे हैं और हर गांव से हमको ये रिस्पांस मिल रहा है कि हम लोकल स्तर पे, हमने पहले भी बहुत आंदोलन किया, हम लोकल स्तर पे अपनी रणनीति तैयार करते हैं आसपास के गाँवों के साथ मिलके। और अगर ऐसा कुछ मौका आया कि सरकार ने मांगे नहीं मानी और ऊपर से कहा गया, पहलवानों की तरफ से कहा गया कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, तो पूरे हरियाणा के अंदर एक एक गांव के अंदर ये आंदोलन देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी फिलहाल यही भूमिका निभा रही है कि सब पंचायतों में जाके हम समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपनी योजना तैयार करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। 2024 की हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की क्या रणनीति रहेगी आपकी पार्टी की? देखिए, आम आदमी पार्टी की रणनीति बहुत स्पष्ट है और वो हरियाणा के लोगों के दिल में जो चीज़ है उसके साथ जाती है कि हरियाणा के लोग त्रस्त हो चुके हैं इस पॉलिटिक्स से जो इस वक्त फिलहाल चल रही है। ये बार बार पार्टियां बदलती हैं, लेकिन हरियाणा के पिछले 55 साल में 5 दशक से ज़्यादा का जो समय हुआ उसमें अगर देखें तो कोई भी मुद्दा हल नहीं हुआ। आज भी हमारे कोई लोग गांव के अगर मुख्यमंत्री के मंच पे ये कहते हैं जी 8 की जगह 12 घंटे, इतने भोले लोग हैं हरियाणा के कि आज भी 24 घंटे तो बिजली नहीं मांगते, ये कहते हैं 8 की जगह 12 घंटे दे दो, तो मुख्यमंत्री उनको धमकाते हैं, कहते हैं बैठ जाइए, 8 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिलेगी, सोलर लगवा लो अपना। तो जो मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे हैं उन पे भी आज तक हम अपना काम नहीं कर पाए, इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। स्कूलों के बुरे हाल हैं, बिजली आती नहीं है, जहाँ कहीं भी आप देख लो। अस्पतालों के बहुत बुरे हाल हैं। जन संवाद का ड्रामा कर रहे हैं मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में जाके कि लोग मुझसे सवाल पूछें मैं जवाब दूंगा। कल हमारे कार्यकर्ताओं का, सारे अखबारों में तस्वीरें छपी हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मुंह पे हाथ रख के सवाल पूछने से रोका है, सब जगह पे वो तस्वीरें वायरल हुई। आज डबवाली के अंदर लाठीचार्ज किया है जो लोग सवाल पूछने के लिए आए थे मुख्यमंत्री से जनसंवाद में। तो ये कैसा जनसंवाद है जिसमें मुख्यमंत्री सवालों का सामना नहीं कर सकते, जिसमें सवालों का जवाब नहीं दे सकते। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि अगर उनको लगता है कि कुछ लोगों का मुंह बंद कर लेने से या लाठीचार्ज करवा देने से उनसे सवाल पूछना बंद कर देंगे लोग, तो ये गलत फहमी में है। ये आम आदमी है, ये सवाल पूछना बंद नहीं करेगा। और हमने ये आह्वान किया था 2 दिन पहले, उसके बाद से लगातार उनके जनसंवाद में सवाल पूछे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के किसी इलाके में चले जाइए, किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, आपके हर जनसंवाद में आम आदमी सवाल पूछेगा। आपको या तो जवाब देना सीखना पड़ेगा या ये जनसंवाद का ड्रामा बंद करना होगा। सर, आप बात करें 2024 में चुनाव लड़ने की, अब तक संगठन भी आपका पूरा तय नहीं हो पाया, तो ऐसे में कैसे 2024? देखिए, हम अगले 2-3 दिन के अंदर अपना हरियाणा में पूरा संगठन अनाउंस करने जा रहे हैं। हमारी तैयारी उसमें मुकम्मल है। हमने एक बहुत बड़ी मेंबरशिप ड्राइव चलाई थी अभी। एक संगठन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उसमें कुछ लोगों के नाम घोषित कर दिए जाएं। हमारे लिए संगठन के बहुत मायने हैं। हम संगठन आधारित पार्टी हैं और सबसे पहले हमने मेंबरशिप ड्राइव के जरिए ये जाना कि कौन कौन हमारे परिवार के सदस्य हैं। करीब 11,77,000 रजिस्ट्रेशन हुए, मेंबर्स बने हरियाणा में हमारे। अब उस परिवार में से ये देखा जाएगा कौन किस क्षमता में काम कर सकता है, क्या जिम्मेदारी निभा सकता है,
और प्रदेश अध्यक्ष से लेके नीचे बूथ लेवल तक का एक पूरा मजबूत संगठन आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में अनाउंस करने जा रही है। हम दूसरी पार्टियों की तरह हमारे यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स या गुटबाजी नहीं चलती है कि जिसमें संगठन एक आदमी बना के दे और दूसरा उसको रिजेक्ट करता रहे। हम एक अच्छा संगठन अनाउंस करेंगे, लोगों के मुद्दों पे अच्छे आंदोलन चलाएंगे और 2024 में सत्ता परिवर्तन करेंगे, क्योंकि त्रस्त हैं लोग इस वक्त खट्टर सरकार से और पहले की सरकारों को देख ही चुके हैं। जिन मुद्दों पे ये सरकारें फेल रही हैं उन मुद्दों पे पिछली सारी सरकारें फेल रही हैं। हरियाणा के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। क्या इंडिपेंडेंट लगेंगे या फिर किसी का सहयोग हो सकता है? नहीं, आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ हरियाणा में तैयारी कर रही है। एक एक बूथ पे हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमें अगर गठबंधन की ज़रूरत है तो लोगों के साथ गठबंधन करने की ज़रूरत है। हमें इन पुरानी भ्रष्ट पार्टियों की, पुरानी रणनीतियों की, पुराने नेताओं की ज़रूरत नहीं है। हम एक नई ऊर्जा के साथ नए लोगों को संगठित करके, जो आज तक जो परेशान होते रहे लोग, अब आप देखिए करनाल में हमारे पत्रकार साथी थे, उस मुद्दे पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रही है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी संघर्ष नहीं कर रही है, लेकिन सच को सच कहने में क्या गलत है? हमारे मीडिया के भी कई साथी उस पर चुप हो गए हैं अलग अलग कारणों से। सरकार धमकाने की भी कोशिश कर रही है बहुत से लोगों को, सरकार धमकाने की भी कोशिश कर रही है बहुत से लोगों को, लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना है, उसमें भी जात पात समझाया जा रहा है, उसमें भी धर्म की बात कर ले आते हैं ये कहीं ना कहीं से। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर कोई सच के लिए काम कर रहा है, अगर कोई तहसील के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है उसको उजागर करने का काम कर रहा है, वो कोई आम आदमी भी हो सकता है, कोई पत्रकार भी हो सकता है, तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए आप उसको जेल भेज देंगे? हरियाणा की हर तहसील में भ्रष्टाचार चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। मैं आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी का दिल करे तो भेज दें जेल। हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। हम हर उस आवाज़ के साथ, कल सीएम सिटी के अंदर इतना बड़ा मोर्चा निकला, हज़ारों लोग सड़क पे निकले और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में एक शानदार बहुत बड़ा प्रदर्शन सीएम सिटी के अंदर हुआ। ये अपने आप में सूचक है इस बात का। मुख्यमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बचा पा रहे आज के दिन में चुनाव हो जाए तो इसका मतलब पूरे हरियाणा में ज़बरदस्त रोष है इस सरकार के प्रति। लोग नई ऊर्जा चाहते हैं, लोग नए मुद्दों पे काम करना चाहते हैं, स्कूलों पे, अस्पतालों पे, बिजली पे, पानी पे, इन सब मुद्दों पे काम करना चाहते हैं। सिर्फ एक आम आदमी पार्टी है जो इन मुद्दों पे काम कर सकती है। जालंधर में कांग्रेस का 60 साल पुराना गढ़ तोड़ा है हमने। वहाँ पे 1999 से लगातार कांग्रेस का सांसद है। जब हम 92 सीट जीत के आए थे पंजाब में, तब भी वहाँ सिर्फ 9 में से 4 सीटें जीत पाए थे जालंधर की सीट पे। अब हमने 7 सीटें वहाँ पे जीती हैं अगर असेंबली वाइज उसको देखें तो। एक बहुत ज़बरदस्त स्टैंप लगी है हमारे काम पे, जो हमने पंजाब के अंदर जिस तरीके का काम किया है उसको लोगों ने स्वीकार किया है, उसके ऊपर मोहर लगाई है लोगों ने। उसका बहुत ज़्यादा असर आने वाले दिनों में हरियाणा के अंदर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के बहुत नज़दीकी संबंध हैं, लोगों के बीच में विचारों के बहुत आदान प्रदान, और हरियाणा के लोग देखते हैं पंजाब की तरफ कि वहाँ हमारी सरकार कैसे चल रही है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में उसका भी बहुत असर हरियाणा पे देखने को मिलेगा। ये जो महिला पहलवानों के समर्थन में आप सहयोग जुटा रहे हैं, क्या ये आपके कुनबे को मजबूत करने की राजनीति है या वाकई में कहीं ना कहीं आप पहलवानों की मदद करना चाह रहे हैं? देखिए, हमने तो इस मुद्दे पे बहुत स्पष्ट तौर पे कहा। मैं खुद जंतर मंतर गया था और हम वहाँ भी ये श्योर करके आए थे, सब पहलवानों को ये कह के आए थे कि कोई पार्टी कुछ भी करे, हम इस पे राजनीति नहीं करेंगे, किसी हालत में इस पे राजनीति नहीं करेंगे। और आप देखेंगे भी कि हमारा कोई भी इस पे न राजनीतिक प्रदर्शन, न राजनीतिक बयान किसी तरीके का नहीं मिलेगा आपको। हमने ये सोच समझ के फैसला किया कि जब ये मेडल जीत के आए थे ये खिलाड़ी, तब तो टीवी पे देख के हर कोई गौरवान्वित हो रहा था। तब तो न जात पात देख रहे थे, न स्टेट देख रहे थे, न ऊंच नीच देख रहे थे, न गरीब अमीर देख रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी थी इनको, मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई दी थी, सब पार्टियों ने बधाई दी थी। तब तो कुछ नहीं देख रहे थे। आज जब इनके ऊपर मुसीबत आई है, जब हमारी बहन बेटियां रो रही हैं जंतर मंतर पे, आज ये पार्टियां देख रहे हैं, स्टेट देख रहे हैं, जाति देख रहे हैं, इस सब का क्या मतलब? देश का गौरव बढ़ाने वाले लोग हैं, पूरे देश की शान है ये पहलवान। इनके साथ खड़ा होना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है और देश के नागरिक की तरह हम इस पूरे आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जहां जहां जो भी कॉल इस आंदोलन में होगी उसमें आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती से शामिल होगा, लेकिन इसमें राजनीति नहीं करेंगे। कल जब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने रेसलिंग फेडरेशन को पूरी तरह से भंग कर दिया है, अब ये आंदोलन कहां तक जाता दिख रहा है? क्योंकि पहलवानों की एक सबसे बड़ी मांग तो यही थी कि बृजभूषण शरण सिंह को उसके पद से हटाया जाए। पहलवानों की सबसे बड़ी मांग और सबसे अहम मांग ये थी कि पोस्को लगा हुआ है बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर। पोस्को ऐसा कानून है, नाबालिग बच्ची है जिसने ये आरोप लगाया है और जिसने पूरा बयान दिया है। पोस्को ऐसा कानून है कि गिरफ्तारी पहले होती है, जांच बाद में होती है। अब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? उनसे अभी तक एक बार भी पूछताछ क्यों नहीं हुई है 2 FIR होने के बावजूद? ये मूल सवाल है। क्या वो कानून से ऊपर हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं इसलिए उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठेगा, इसलिए उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी? और दूसरी तरफ हमारी बहन बेटियां जंतर मंतर के ऊपर बैठ के रोती रहेंगी। ये सरकार बार बार
हमारे खून को टेस्ट करने की कोशिश कर रही है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, पहले इन्होंने किसान आंदोलन में ये देखने की कोशिश की कि क्या हरियाणा के स्वाभिमान को, पंजाब के स्वाभिमान को तोड़ सकते हैं क्या। ये उसमें असफल रहे, पूरी तरह से असफल रहे, सरकार को घुटने टेकने पड़े। अब ये हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करके हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, हमारा धैर्य जांच रहे हैं ये कि क्या इनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है क्या। हम इनको फिर से मुंह तोड़ जवाब देंगे। संदीप सिंह के मामले में भी आप देखें तो यहाँ पर भी इन्होंने मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया। हमारी वो बहन बार बार ये पुकारती रही कि घर बुला के मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, FIR दर्ज है, पॉलीग्राफी टेस्ट कराने को कहा तो मंत्री कहते हैं मैं नहीं कराऊंगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। वो बहन कह रही है कि मैं सारे टेस्ट कराने को तैयार हूं। तो इसका मतलब लगभग जिसके आरोप पहली नज़र में सिद्ध नज़र आते हैं उस व्यक्ति को भी इन्होंने मंत्री बना के रखा हुआ है। और दूसरी तरफ इनके सांसद हैं जो इस आरोप में उनके ऊपर पूछताछ नहीं हो रही कुछ भी। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित तरीके से पेशेंस टेस्ट कर रही है हरियाणा के लोगों का। हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, इनको फिर से बताएंगे कि हरियाणा का गौरवमय इतिहास ऐसे ही नहीं है। यहाँ के लोग झुक नहीं सकते और यहाँ के खून में नहीं अपनी बहन बेटियों का मान सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त करना। जहाँ तक आप सिर्फ लड़ाई आपकी मुझे दिखाई दे रही है या हम सबको दिखाई दे रही है, वो आपकी बीजेपी के अगेंस्ट में आपकी लड़ाई दिखाई दे रही है। क्योंकि जब आप सबसे पहली बार चुनाव जीत के दिल्ली में सरकार बनाई थी तो जिस कांग्रेस के खिलाफ आपने आवाज उठाई थी उस कांग्रेस का समर्थन आप लेके बनाए थे। आज जब इस देश में दोबारा से एंटी इनकम्बेंसी की हम बात करते हैं तो वापसी से जिन लोगों को भ्रष्ट कह के सरकार बनाई गई थी उन्हीं का साथ मांगने के लिए आप हर एक स्टेट के अंदर जा रहे हैं। अगर हम बिहार की भी बात करें तो JDS की बात करें, JDU की बात करें, आप उन लोगों के समर्थन में जा रहे हैं। हम यूपी की बात करें, अखिलेश यादव के समर्थन में जा रहे हैं। हम राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस के समर्थन में जा रहे हैं। अकेला आम आदमी पार्टी का खुद का बेस कहाँ रह जाता है और वो जो मूल विचारधारा की लड़ाई थी वो कहाँ साइड हो जाती है जब आप इन लोगों के साथ मिला के तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने की बात करते हैं। देखिए, मुझे लगता है आपकी टाइमिंग थोड़ी सी गलत हो गई इस सवाल की, क्योंकि कल ही 60 साल पुराना कांग्रेस का किला तोड़ के आए हैं पंजाब के अंदर और भारतीय जनता पार्टी को चौथे नंबर पे धकेला है वहाँ पे। तो आप ये तो नहीं कह सकते हमें कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। हरियाणा के अंदर आप देख लीजिए कि अगर बीजेपी ने 300 स्कूल बंद किए हैं तो कांग्रेस 500 करके गई थी, किसी मायने में कम नहीं है। कांग्रेस ने 24 घंटे बिजली दी थी क्या हरियाणा में? कांग्रेस ने हमारे अस्पताल अच्छे किए थे क्या हरियाणा के? करके गए कुछ काम यहाँ पे। 10 साल तक भूपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था, चाहते तो प्रदेश की तस्वीर बदल सकते थे। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ ये भूपेंद्र हुड्डा नहीं है, ये बीजेपी के गुड्डे हैं, ये बीजेपी का गुड्डा है। और क्यों है बीजेपी का गुड्डा? क्योंकि बीजेपी के प्रधानमंत्री जी से अभी तस्वीरें वायरल हुई थी इनकी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी से गलबैयां कर रहे थे, अपनी कांग्रेस के अध्यक्ष को छोड़ के प्रधानमंत्री जी के साथ बातचीत कर रहे थे वहाँ पे। तो इससे साफ पता चलता है कि इनके नज़दीकी संबंध है। पहले बीजेपी कहती थी इन्होंने भ्रष्टाचार किया ज़मीन के मामले में, वो मामला आगे ही नहीं बढ़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटरनल सेटिंग है। आप राज्यसभा में 2 बार से भूपेंद्र हुड्डा जी राज्यसभा में बीजेपी का MP बनवा रहे हैं कांग्रेस के विधायकों को इस्तेमाल करके। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि ये सब आपस में मिले हुए हैं। इनके इस गठजोड़ को आम आदमी पार्टी तोड़ सकती है। हम 17 प्रदेशों में अपना संगठन मजबूती से तैयार कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, और नेशनल पार्टी बनने के बाद पूरे देश में एक विकल्प बन के आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से उभर रही है। बाकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से 10 गुना स्पीड से हम लोग तरक्की कर रहे हैं। और ये जितनी भी पार्टियों की आपने बात की, हम तो नहीं गए किसी के पास। कोई हमसे बात करने आया हो तो स्वागत है, वाद संवाद की जगह हमेशा होनी चाहिए राजनीति में, लेकिन हम किसी के पास गए हों ऐसा तो कोई भी एक उदाहरण यहाँ पे नज़र नहीं आता। और हमारे जब नीतीश कुमार जी दिल्ली में आके मुख्यमंत्री जी से मिले थे तब भी दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया था कि एक मुद्दे पे मिलना जुलना शुरू हुआ है, बातचीत शुरू हुई है। कहाँ जाता है वो भविष्य की बात है। लेकिन आज के दिन में आम आदमी पार्टी अपने बूते पर पूरे देश में संगठन तैयार कर रही है और पूरे देश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके यहाँ भी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरीके के मुद्दों पर चलने वाली सरकार है। जब आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन चुकी है और मुद्दे वही होते हैं, जिस भी राज्य में जाते हैं तो उस सरकार की कुछ न कुछ कमियां गिनाते हैं, कुछ न कुछ का बहुत सारी कमियां गिनाते हैं। और वापसी से जब हम थर्ड मोर्चे की सरकार की बात करते हैं तो वापसी से उन्हीं लोगों से हाथ मिलाने बैठ जाते हैं। किसने बात की थर्ड मोर्चे की? आप कितने एग्जाम्पल देख रहे हैं अभी आपकी किस स्क्रीन में? अगर हम अभी किसी के फोन से लेके YouTube निकालें तो अरविंद केजरीवाल जी के कितने लोगों के साथ अभी भी आपको दिख जाएंगे कि वो साथ में काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, मिलने में बहुत फर्क होता है राजनीति में। जैसे नीतीश कुमार जी से अभी भी प्रधानमंत्री जी भी मिले थे कुछ दिन पहले, तो क्या उनके साथ गठबंधन हो गया? अभी प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से भी मिले थे कुछ दिन पहले, क्या उनके बीच में गठबंधन हो गया? राजनीति में मिलना जुलना और बातचीत करने के बहुत कारण होते हैं। जैसे बिहार में अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बयान दिया था कि दिल्ली के स्कूलों में बहुत अच्छा काम हो रहा है।
और हम वहाँ से सीखना चाहते हैं, वहाँ के मॉडल को अपनाना चाहते हैं। हम तो बहुत खुलेआम कह चुके हैं, हमने तमिलनाडु की भी मदद की, हमने अलग अलग प्रदेशों में, पहले आंध्र प्रदेश में भी मदद की। हम तो बहुत खुलेआम कह रहे हैं, देश के किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की चलने वाली सरकार अगर सीखना चाहती है हमसे कि हम स्कूल कैसे अच्छे बनाते हैं, अस्पताल कैसे अच्छे बनाते हैं, आए, हम स्वागत करते हैं, हम अपने एक्सपर्ट्स भी भेजेंगे, उनकी मदद भी करेंगे, हर तरीके से उनकी मदद करेंगे। तो मुझे लगता है राजनीति में वाद संवाद अच्छे कारणों से होना चाहिए। अगर कोई हमारी राजनीति से सीखना चाहता है, उनका स्वागत है। हमने ये थोड़ी कहा है कि हमारा कोई इसके ऊपर कॉपीराइट है कि हम ही सरकार बनाएंगे तभी ये सब काम कराएंगे। आप आज स्कूल अच्छे करना चाहते हैं तो कीजिए। अब कांग्रेस यहाँ पे हरियाणा के अंदर कहती है हमारी नकल करके कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उनका कोई मूल मुद्दा नहीं है ये, उन्होंने नकल की आम आदमी पार्टी की और कहा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। स्वागत है आपका, लेकिन पहले आप राजस्थान में 300 यूनिट फ्री दे क्यों नहीं देते? सरकार चल रही है आपकी। हिमाचल में 300 यूनिट का ऐलान क्यों नहीं कर देते? हरियाणा के लोगों को भी थोड़ा यकीन हो जाए कि हाँ चलो कुछ तो सच बोल रहे हैं। वरना तो 10 साल रहे थे, आप दे क्यों नहीं गए 300 यूनिट बिजली फ्री? तो मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे हैं और हम लोगों के लिए ये हमारी विचारधारा है। इस पे काम करके हम पूरे देश को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं। देखिए, मैं शिक्षा के मुद्दे पे ही आपसे बात करना चाहूंगा। तो आप कहते हैं कि पूरे देश में आपका मॉडल है, आपके जो शराब मंत्री हैं जिनके पास 18 विभाग थे, जिसमें से एक शिक्षा विभाग भी उनके पास था, उनके जेल जाने के बाद जो नई शिक्षा मंत्री बनी है और वो स्कूलों के दौरे पे जा रही हैं, उनकी पूरी वीडियो वायरल है इंटरनेट के ऊपर भी, बहुत सारे न्यूज चैनलों के ऊपर वो वीडियो चली है जिसमें वो साफ करी कि ये स्कूलों की हालत है। वो प्रिंसिपल को धमका रही है और ऐसा एक नहीं 3 से 4 स्कूलों की उनकी खुद की वीडियो वायरल है। देखिए, जब उनके खुद की पार्टी की बेइज्जती होने लगी है तब उनको रोका गया है कि आप अपने स्कूलों के खिलाफ ना बोले। और एक तो ये व्यवस्था ये है, एक क्वेश्चन इसके बाद आएगा, पहले वो आप बता दीजिएगा, मैं इस पे आपको जवाब दे देता हूँ कि किसी को नहीं रोका गया। आतिशी जी अभी भी स्कूलों के दौरे कर रही हैं, लेकिन थोड़ा सा जब हम सवाल करते हैं तो हमको तथ्यों की सही जानकारी हो, तो मुझे लगता है कि हम ऐसे फील्ड में हैं कि हमको जानकारी होनी चाहिए। हम सिर्फ सोशल मीडिया पे अगर कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है तो उसको उसके झांसे में ना आए। हम पत्रकार हैं। जिस स्कूल में वो गई थी, आप दोबारा उस वीडियो को देखिएगा, वो MCD का स्कूल था और MCD में भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से काबिज थी। सारे स्कूलों का सत्यानाश कर रखा है उन्होंने। वहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ नहीं सकते, इतनी बुरी हालत है उन स्कूलों में। जैसे ही MCD में हमारा शासन आया है, हमने उन स्कूलों के दौरे शुरू किए हैं, हमने उन स्कूलों को दुरुस्त करना शुरू किया है। उनको भी वैसा ही बना देंगे जैसा दिल्ली सरकार के स्कूल हैं। दिल्ली सरकार के स्कूलों के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप जब चाहें दिल्ली आएँ और जिस इलाके में दिल्ली के कहें कि मुझे इस इलाके, इस विधानसभा में स्कूल देखना है, मैं आपको वहाँ लेके चलूँगा। शानदार दिल्ली सरकार के स्कूल वहाँ पे आपको दिखाएंगे। दिल्ली के स्कूलों में अगर कोई भी कमी होती तो केंद्र सरकार में मोदी जी की नाक के नीचे सरकार चला रहे हैं, एक्सपोज करने में देर नहीं लगाते। किसी भी तरीके से उसके ऊपर प्रधानमंत्री खुद ही पहुंच जाते स्कूल देखने के लिए अगर ऐसी कोई कमी नजर आती तो उनको। तो मुझे लगता है कि इस प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत पैसा खर्च करती है सोशल मीडिया पे, अरबों रुपए खर्च करते हैं और वो लोगों को के दिमाग को डाइवर्ट करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं छुपती। दिल्ली के लोगों ने बार बार मोहर लगाई, अगर उनके स्कूल अच्छे नहीं होते तो हमें बार बार सरकार में नहीं चुनते, और अगर हमने दिल्ली सरकार में स्कूल अच्छे नहीं किए होते तो MCD में जितवा के ये नहीं कहते कि MCD के भी स्कूल अच्छे कर दो। तो शिक्षा मंत्री तो जाएंगी, मेयर भी साथ में थी, अगर आप उस वीडियो में देखें तो मेयर के साथ गई थी क्योंकि वो MCD के स्कूल थे। और सब जगह पे जाके हम सारे स्कूलों को, और कहीं अगर कमी भी होगी तो हम ऐसी सरकार है जो अपनी कमी को स्वीकार करके उसको और बेहतर बना देंगे। हम कभी भी अपने जो गलतियां उसको छुपाते नहीं। हरियाणा सरकार के स्कूलों में जाके देखिए ना, अगर ताले न लगा दें, अगर हेडमास्टर ये ना कह दें कि आप अंदर आ नहीं सकते, आपके ऊपर पाबंदी है, अगर आपको जेल में ना डाल दें, तो मेरी चुनौती, आप हरियाणा सरकार के किसी भी स्कूल में जाइए, किसी भी स्कूल में जाइए, आप जो आपके सबसे नज़दीकी स्कूल हो, मैंने देखा नहीं आसपास कौन सा स्कूल, आप किसी भी स्कूल में जाइए, वहाँ पे एक भी ढंग की सुविधा मिल जाए, पीने का पानी, टॉयलेट, बैठने के लिए बेंच, कुछ भी अगर सही मिल जाए, और अगर वहाँ का कोई भी 7वीं क्लास का बच्चा भी अगर 3री-4थी क्लास की हिंदी और अंग्रेजी की किताब पढ़ दे तो खट्टर साहब की सरकार पास, नहीं तो फिर। कुछ मूलभूत सुविधाओं के अंदर जब शिक्षा की बात आती है या हम रोजगार की बात करते हैं तो एक व्यवस्था और आती है, वो है कानून व्यवस्था। पिछले 1 साल से पंजाब में आप लोगों की सरकार है और पिछले 4 दिनों के अंदर स्वर्ण मंदिर के पास ही 4 से ज्यादा ब्लास्ट हो चुके हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। इस विषय में आप क्या कहें? मुझे लगता है कि फिर से तथ्यों की सही जानकारी का अभाव है। ये पहली ऐसी सरकार है पंजाब में, जिस अमृतसर जिन धमाकों की आप बात कर रहे हैं, वो केस ऑलरेडी सॉल्व भी करके 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। दूसरी बात, पूरे देश में केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, पंजाब कानून व्यवस्था में दूसरे नंबर पे आता है, और हरियाणा जहाँ पे बैठ के हम ये बात कर रहे हैं, 29 प्रदेशों और
7 केंद्र शासित प्रदेश यानी कुल 36 जगहों में से हरियाणा 36वें नंबर पे आता है। तो अगर हम हरियाणा में बैठ के पंजाब की कानून व्यवस्था की बात करें तो मुझे लगता है कि हमको पहले आईने में देखना चाहिए कि हमारा खुद का प्रदेश कहाँ है और उसके खिलाफ बुलंदी से आवाज़ उठानी चाहिए कि हमको भी सुरक्षा चाहिए, नागरिक सुरक्षा बेहतर होनी चाहिए हरियाणा के अंदर भी। पंजाब ने ये पहली ऐसी सरकार आई है जिसने बड़े से बड़े केसेस, कितने भी बड़े केस हुए हों, वो सप्ताहों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर सॉल्व करके और जो भी उसके दोषी हैं उनको जेल के अंदर पहुंचाया है। ये पहली ऐसी सरकार है जिसने देश के खिलाफ साजिश करने वाले एक बहुत बड़े नेक्सस को बिना एक भी गोली चलाए हुए पूरे नेक्सस को बेनकाब कर दिया। केंद्र सरकार को जो हमसे चिढ़ते हैं, जो हमसे डरते हैं, जो हमसे लड़ाई करते हैं हर वक्त, उनको भी तारीफ करनी पड़ी पंजाब सरकार की, जिस तरह से उन्होंने इस केस को हैंडल किया। तो यानी किसी भी मोर्चे पे आप लें, जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो किसी सवाल से, किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी से भी कहिए खट्टर साहब से कि वो भी कुछ सवालों का सामना करें और ऐसे ही कुछ सवाल जनता उनसे पूछना चाहती है, वो भी जनसंवाद में उनका सामना करें। थैंक यू। डन जी। ठीक है सर।